नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम हमारे आरएस मेंस में जो छोटी सब्जेक्ट्स होती हैं उनमें एक सब्जेक्ट शुरुआती सब्जेक्ट जो है वो अपनी समाजशास्त्र है। यानी हम जब पेपर 1 पढ़ते हैं तो पेपर 1 की यूनिट 3 आती है और उसका पार्ट ए आता है सोशोलॉजी। वैसे मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बोला हुआ है कि सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए हर कंडीशन में, तो मेरे हिसाब से आपने रट लिया होगा। सिलेबस में हमारे इस पार्ट 3 के अंतर्गत समाजशास्त्र आता है, उसके बाद में अपना मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग अकाउंटिंग, ये पार्ट बी और पार्ट सी में आते हैं। तो छोटी सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट में से एक जो 20 नंबर की लेके आती है, और इसका सिलेबस भी बहुत छोटा है, सिर्फ 4 टॉपिक हैं। आरपीएससी ने क्लियरली डिफाइन किए गए हैं, टॉपिक्स में मेंशन किया है सब टॉपिक्स को। तो इस हम ओवरव्यू में, इंट्रोडक्शन में ये सिलेबस देखने वाले हैं, उस सिलेबस को डिकोड भी करेंगे ताकि वो आपको याद हो जाए हर कंडीशन में कि ये किस टॉपिक में से और किस सब टॉपिक में से जो है वो कौन सा सवाल पूछा जा सकता है। फिर हम ओवरव्यू में ये भी देखेंगे कि ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस में किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चंस में जो सवाल पूछे जाते हैं उनसे आपको फ्यूचर में तैयारी कैसे करनी है, इसका पूरा खाका तैयार हो जाता है। मान लीजिए 2021 में और 18 में जो सवाल का लेवल है वो इजी टू मीडियम है और डायरेक्ट अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से जो वहाँ मेंशन किया है सिलेबस में उन शब्दों पे 50-50 या मान लीजिए कि 50-50 शब्दों से रिलेटेड जो है वो अपना कुछ याद कर लेना है। और या इनडायरेक्ट तरीके से मान लीजिए तो 8-8 पॉइंट या 10-10 पॉइंट आपको याद कर लेने हैं की पॉइंट के रूप में। तो इससे आपको पता चल जाता है कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है। और अपना लास्ट में हाउ टू गेन हाईएस्ट मार्क इन दी सोशोलॉजी सब्जेक्ट। देखो नॉर्मली ये 20 नंबर की होती है, बट ये 20 नंबर में से अगर आप 15, 16, 17 नंबर लाते हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और बहुत अच्छा, और इतना आसान भी है। इन 20 में से आप 15 से प्लस अधिक नंबर ला सकते हो। 15 नंबर आर एस मेंस में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो यहाँ सोशोलॉजी मैं कराऊंगा आपके लिए, बहुत क्रिप्स रहेगी, सिर्फ कीबोर्ड पे फोकस किया जाएगा। समझा मैं दूंगा लेक्चर्स में, लेकिन जो पीडीएफ रहेगी वो शॉर्ट नोट्स के साथ में रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगी। बस इतना है, जस्ट बिलीव ऑन मी, क्योंकि मैं अलग से 4-5 बुक्स पे रिसर्च करके ही उसका निचोड़ निकाल के आपके सामने रख रहा हूँ। अगर हमारी कोचिंग में से या हमारे नोट्स में से सवाल नहीं आते हैं तो किसी भी कोचिंग या किसी भी नोट्स में से नहीं आएंगे, क्योंकि मैं सबका निचोड़ जो है वो लेके चल रहा हूँ अभी। ओके, तो ये अपना इस इंट्रोडक्शन का जो है वो आपको खाका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस देखिए, यहाँ 4 पॉइंट लिखे हैं, तो हम 4 ही लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन इनसे रिलेटेड 2 नंबर के और 5 नंबर के हम बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वहाँ सवाल सॉल्व करना होता है, आंसर राइट करना होता है। वह आंसर राइट करने के लिए सबसे बेटर चीज़ क्या है, आप की पॉइंट रखो, रटना। कोई भी चीज़ हो उससे रिलेटेड की पॉइंट रट लेना। जैसे यहाँ पे जाति, तो जाति से रिलेटेड 5-6 की पॉइंट आपको हर समय रटे होने चाहिए। अगर आपसे नींद में भी पूछ लिया जाए जाति, तो आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड भाई ये जन्मजात होती है। उसके अलावा इसमें एक व्यवसाय होता है, ऊंच नीच भी होता है, विशेष अधिकार भी होते हैं कुछ लोगों को, कुछ लोगों को जो है वो अधिकारों का आनंद भी होता है। तो ये की पॉइंट आपको हमेशा रटे होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही हम कोशिश ये करेंगे कि टॉपिक चैप्टर वाइज ही करें। तो पहला चैप्टर जो है वो है भारतीय समाज में जाति और वर्ग। 2 शब्द यहाँ पे दे दिए उन्होंने। क्या क्या शब्द दिए? पहले टॉपिक के अंतर्गत उन्होंने बोल दिया जाति यानी कास्ट एंड वर्ग यानी क्लास, ठीक है। कास्ट तो आप सबने देखा ही होगा, जो आप देखते हैं ऊंची जाति, नीची जाति, या इवन इफ आप सबको पता है आपकी अपनी जाति कौन सी है, ठीक है। तो जाति को पढ़ना और समझना आसान है। अच्छा, एक शब्द मैं आपको और बोल देता हूँ, ये जो सब्जेक्ट है ना सोशियोलॉजी, इससे आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं समाजशास्त्र, क्योंकि ये इतनी आसान सब्जेक्ट है। और आसान सब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूं मैं इसे? आसान सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि आप बचपन से समाज का हिस्सा हो। समाज में आपने इन सारी चीजों को देखा है। बस यहाँ पे सिस्टमेटिक की पॉइंट आपको समझने हैं। बस जाति का मैं आपसे बोल दूं, बस मैं ये बोलूं कि जाति के बारे में बताइए, तो आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है, आप कुछ ना कुछ तो बोल ही दोगे, क्योंकि आपने बचपन से जाति को देखा है, जिया है। मैं अगर आपसे बोल दूं उच्च वर्ग या निम्न वर्ग पे कुछ बोलिए, तो आप बोल सकते हो, क्योंकि आपने समाज का हिस्सा हो। समाज शास्त्र है ना, तो समाज तो आप बचपन से जी रहे हो। तो ये अकेली सब्जेक्ट है, ये अकेली सब्जेक्ट है जो आप बचपन से जी रहे हो, ठीक है। बस अब यहाँ पे क्या करना है, एग्जाम के हिसाब से की पॉइंट्स को याद करना है और की पॉइंट्स को रटना है।
ये जो सब्जेक्ट के चारों टॉपिक जो रहेंगे, मैं ऑलमोस्ट 30 पेजेज के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, उससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। बट याद रखना, उन 30 पेजों का हर पॉइंट आपको रटा हुआ होना चाहिए। अलग जगह आपको 60 पन्ने, 100 पन्ने, 200 पन्नों के भी नोट्स मिलेंगे, बट मैं इतना कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा प्राइम उद्देश्य क्या है, आपका मेंस में मैक्सिमम मार्क होने चाहिए। और मैक्सिमम मार्क कौन कौन सी सब्जेक्ट में, छोटी सब्जेक्ट में। तो बस इतना ध्यान रखना कि जो मैं आपको 30 पन्ने दूं, उसका एक एक की पॉइंट आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले बिंदु के रूप में उन्होंने बोला जाति और वर्ग, क्योंकि आप बचपन से जी रहे हो तो आपको सब पता है इनसे रिलेटेड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जाति की प्रकृति क्या होती है, वर्ग की प्रकृति यानी नेचर क्या होता है, उद्भव, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। जाति के उद्भव से रिलेटेड अलग अलग सिद्धांत हैं, दैवीय सिद्धांत है, धार्मिक सिद्धांत है, और अलग अलग अंग्रेजी और वेस्टर्न जो जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने ओरिजिन के सिद्धांत दिए, तो हम पढ़ने प्रकार यानी फंक्शंस क्या होते हैं और चुनौतियां क्या हैं, इन दोनों के ही देखेंगे, जाति के और वर्ग के, इन सब चीज़ों को देखेंगे। ओके, ये पहला टॉपिक हुआ। दूसरा होगा परिवर्तन की प्रक्रियाएं। हमारे समाज में आप खुद भी देखते होंगे, आप बचपन से और अब तक देखते होंगे ना, तो आप खुद ही बोलते होंगे यार अब वो नहीं रहा पहले जैसा था। आज से 20 साल पहले का समाज, आज से 20 साल पहले के गांव, आज से 20 साल पहले के लोग बहुत अच्छे थे। यानी परिवर्तन हो रहा है हमारे समाज में, ठीक है, और कंटिन्यूअस है। समाज में परिवर्तन होता ही रहता है, हमेशा चलता रहता है, आज से नहीं, हमेशा चलता रहता है। इवन इफ आज से 20 साल बाद आप खुद कहोगे कि यार उससे पहले तो ये अभी हमने जो बचपन जिया था या हमने जो जवानी जी थी वो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो ऐसा परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अंग्रेजों के टाइम पे और आज़ादी के बाद में कुछ स्पेशल परिवर्तन जो हुए, उनको यहाँ पे मेंशन किया है सिलेबस में, और सिर्फ उन्हें ही पढ़ना है। वैसे तो 50 परिवर्तन होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है, एक शब्द आता है संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन, ये हम पढ़ेंगे। देन आता है पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन, लौकिकीकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेकुलरिज्म। उसके बाद में भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। अब इनमें से सबके आप नॉर्मली थोड़ा थोड़ा तो जानते होंगे। भूमंडलीकरण का तो आप जानते ही होंगे, पृथ्वी जो है वो एक जैसी हो, पहले तो क्या था कि अलग अलग देश बटे हुए थे, अब एक दूसरे के साथ में जोड़ते जा रहे हैं। पश्चिमीकरण, ये खूब शब्द आपने सुना होगा, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हमारे हाथ आ जा रही है, ये आपने खूब सुना होगा। संस्कृताइजेशन जो होता है, ये एक समाजशास्त्री हुए थे एम एन श्रीनिवास, उनके द्वारा दिया गया सिद्धांत था। तो इसमें जो है उच्च जाति के, जो निम्न जाति के जो लोग हैं, उच्च जाति के समाज या संस्कृति को अपनाने की कोशिश करते हैं, वो संस्कृताइजेशन होता है। तो देखिए, ये ज़्यादातर शब्द सुने हुए हैं आपके, बस अब हमें क्या करना है, इनसे रिलेटेड 10 की पॉइंट आपको याद करने हैं। किसी अगर समाजशास्त्री ने कुछ बोला है तो वो आपको 2 पॉइंट में याद कर लेना है, बस बस उतना ही याद और रटा हुआ होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आप की पॉइंट लिखोगे, फ्लो चार्ट में लिखोगे, माइंड मैप के थ्रू लिखोगे, तो आपको नंबर लिखेंगे। याद रखना, मैं आपको कॉपी भी दिखाऊंगा जो टॉपर्स के द्वारा लिखी गई हैं, और जिनको कम नंबर दिए गए उन कॉपी को भी दिखा दूंगा मैं। तो आप वहाँ अनुमान लगा लोगे। बतौले बनाने से जो है वो, आप जाति आपसे पूछ लें तो जाति पे आप, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो जाति पे कम से कम 5 पन्ने नहीं भर सकता। सब लोग 5 या 10 पन्ने भर सकते हैं, लेकिन वो बतौले हैं, बातें हैं। बातों बनाने से जो है वो आपको मार्क नहीं मिलेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे की पॉइंट्स से। डायरेक्ट हिट होने चाहिए वहाँ एग्जामिनर के सामने वो की पॉइंट्स। अगर आप 10 की पॉइंट भी लिख देते हो तो आपको वो मजबूरन हाईएस्ट मार्क देने के लिए तैयार हो जाएगा। ओके, देन दूसरा टॉपिक होता है परिवर्तन की प्रक्रिया। थर्ड टॉपिक के रूप में उन्होंने दिया हुआ है भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियाँ। अब चुनौतियाँ भारत के समाज की, इनमें से सारी चुनौतियाँ आपने देखी हुई हैं, सहन भी की हुई होंगी, आप इनमें से शिकार भी होंगे, आप इनसे अलग नहीं हो, क्योंकि समाज कैसा है। इसलिए मैंने बोला ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप फील कर रहे हो, जो आप इसे जी रहे हो समाजशास्त्र को। दहेज वाला किस्सा आपने चारों तरफ रोज अखबारों में पढ़ते होंगे, दहेज, आज दहेज पे, और आपसे मैं बोल दूं कि दहेज पे बोलिए और लिखिए तो आप 20 पन्ने 30 पन्ने आराम से भर दोगे। दहेज पे, तलाक पे आप भर दोगे, बाल विवाह पे आप भर दोगे। लेकिन हमारा काम क्या रहेगा, टू द पॉइंट, की पॉइंट आपको रटना, और एग्जाम के हिसाब से क्या सवाल बन सकते हैं 2 नंबर और 5 नंबर के, उन पे फोकस करना। इन पे आप खुद भी बोल सकते हो, भ्रष्टाचार पे आप कितना नहीं बोल सकते, क्या क्या नहीं बोल सकते। आप रोज अखबार उठाते होंगे तो भ्रष्टाचार पे कितनी सारी चीज़ आती होंगी। अगला सांप्रदायिकता, ये जो धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, इस पे आप 50 चीज़ें बोल सकते हो। गरीबी, बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं, इस पे भी आप 50 चीज़ें बोलते हो। बेरोजगारी पे आप हजारों चीज़ें बोल सकते हो। मादक पदार्थ व्यसन, ये भी आपके समाज का ही हिस्सा है, तो आपको पता है कि ये जो नशे की आदत है ये कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही है, और इसको कैसे छोड़ा, सब आपको पता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, की पॉइंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखेंगे। उसके बाद में कमजोर तबके लाइक दलित, वृद्ध और दिव्यांग, इन 3 लोगों पे, 3 जो विशेष यहाँ पे कैटेगरी हैं, इन पे फोकस किया है। तो निश्चित सी बात है, यहाँ से आपका इस वाले टॉपिक में से एक 5 नंबर का सवाल बनने के चांस रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है भारत, राजस्थान में जनजातीय समुदाय
और जनजाति समुदाय में भी उन्होंने मेंशन कर दिया कि भील, मीणा और गरासिया। थोड़ा सा इनका ओवरव्यू देखेंगे, लेकिन उन्होंने बोला है समस्याएं और कल्याण। तो सवाल तो यहीं से बनेगा, उनकी क्या समस्याएं और उनके कल्याण के लिए हमारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, इवन एक संविधान में क्या प्रावधान किए गए। तो सवाल तो यहीं से बनेगा, बट थोड़ी सी उनसे रिलेटेड शब्दावली देखेंगे। तो ये 4 जो हैं वो हमारे टॉपिक हैं। मैं इंग्लिश में इन्हें बोल देता हूँ एक बार, क्योंकि बाइलिंगुअल रख रहे हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट्स इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी। कास्ट यानी जाति, क्लास यानी वर्ग, इनका नेचर यानी प्रकृति, ओरिजिन यानी उसका उद्भव कैसे हुआ, फंक्शंस क्या हैं एंड चैलेंजेस क्या हैं, सामने चुनौतियां क्या हैं। अगला है प्रोसेस ऑफ द चेंज, ये जो परिवर्तन का जो प्रक्रिया है इसको समझाओ। 4 चीज़ें बोली हैं उन्होंने, वैसे तो 50 चीज़ें हो सकती हैं। संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 4 चीज़ों पे हमें 10-10 की पॉइंट, 15-15 की पॉइंट रटे हुए ना चाहिए। द नेक्स्ट आता है अपना चैलेंजेज बिफोर इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय समाज के सामने चुनौतियाँ क्या हैं। तो डॉरी, डिवोर्स एंड चाइल्ड मैरिज, ये तीनों तो महिलाओं से रिलेटेड है, ठीक है। दहेज, तलाक एवं बाल विवाह, ये महिलाओं से रिलेटेड है। सोसाइटी से रिलेटेड अगर बात करें, समाज से रिलेटेड, तो करप्शन समाज में होता ही है। उसके अलावा कम्युनलिज्म, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग, ये जो है वो समाज से रिलेटेड है। उसके बाद में उन्होंने बात करी है कुछ स्पेशल जो बंदे सेक्शंस हैं, वल्नरेबल, जो बिल्कुल ही जो है अभेद्य, दलित, एल्डरली यानी वृद्ध और डिसेबल्ड दिव्यांग, इनके रिलेटेड उन्होंने बात करनी है। देन यहाँ पे इंग्लिश में उन्होंने बोला है कि आपको भील, मीणा और गरासिया, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनके वेलफेयर के लिए सरकार ने क्या क्या योजना चलाई है वो आपको करनी है। तो पहला काम जो मैंने बोला था कि सिलेबस मैंने यहाँ दिखा दिया, उसको यहाँ डिकोड कर दिया कि हम जब लेक्चर करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। आपको अब आंख बंद होकर ये सिलेबस पूरा रटा होना चाहिए। इस लेक्चर के बाद में मैं आपसे पूछूं कि 3rd नंबर टॉपिक में कितने सब टॉपिक दे रखे हैं, तो यहाँ 9 सब टॉपिक्स दे रखे हैं, ठीक है। वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है 9 सब टॉपिक, दहेज, तलाक, बाल, मैंने उसे डिकोड कर दिया, बस उन पर नंबरिंग कर दी कि हम उस तरीके से पढ़ेंगे। दूसरे नंबर के टॉपिक में कितने सब टॉपिक देख रहे हैं, 4 दे रखे हैं, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लौकिकरण, भूमंडलीकरण, ये डिकोड हो गया। पहले टॉपिक में कौन से सब टॉपिक हैं, पहली बात तो जाति और वर्ग, फिर उनके रिलेटेड भी सब टॉपिक की भाई जाति की प्रकृति बताओ, वर्ग की प्रकृति बताओ, जाति का ओरिजिन बताओ, वर्ग का ओरिजिन बताओ, उनके फंक्शंस बताओ, उनकी चुनौतियां बताओ। इनसे रिलेटेड अगर कोई सोशोलॉजिस्ट है उसने कुछ बोला है तो वो हमें देखना होगा, क्योंकि पूछा जाता है। अभी मेरे पास में यहाँ पेपर लगे हुए हैं नीचे की साइड में, मैं वहाँ से बताता हूँ कि पेपर का लेवल क्या रहता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो है 4 नंबर का, उसमें 3 समुदाय दिए हैं, भील, मीणा, गरासिया, इनकी समस्याएं और कल्याण। बस ये डिकोडेशन है, आपको ये रटा होना चाहिए हर कंडीशन में। अब देखो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है 2021 मेंस जो हुआ है मार्च 2021 में, उसका पेपर, ठीक है। एक चीज़ तो आप क्लियर समझ लीजिए कि 20 नंबर का जो है वो 20 मार्क्स का आता है सोशोलॉजी में से। आप अगर हमारे इन शॉर्ट नोट्स के थ्रू भी पढ़ते हैं तो आप 15 से 18 इवन 20 नंबर तक गेन करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। 15 प्लस तो ले ही आओगे, रट लोगे, और 15 प्लस लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। इसमें 2 नंबर के सवाल आते हैं और 5 नंबर के सवाल बनते हैं, 10 नंबर का एक भी सवाल नहीं बनता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि किस तरीके के सवाल आते हैं। इन सवालों को देखने से आपको पता चलेगा कि लेवल क्या रहता है। देखो यहाँ पे पहला सवाल पूछा है उन्होंने, या बोला है उन्होंने, ये सेक्शन ए है, ये देख लीजिए। मैं आपको पेपर 1 है अपना, पेपर 1 का यूनिट 3 है, ठीक है। अभी जस्ट ओवरव्यू में मैंने पहले बताया, यूनिट 3 है, उसका सेक्शन ए यानी सोशोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है। सोशोलॉजी सब्जेक्ट उसको भी हमने 2 भागों में बांट दिया है, 2-2 नंबर वाले और 5-5 नंबर वाले। उसे छोड़िए, यह देखिए पहला 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर वाले को आप 15-15 शब्दों में लिखना होता है, ओके। यहाँ लिखा हुआ है शारदा एक्ट क्या है। अब आपको तो शारदा एक्ट शब्द सुनते ही थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, ऐसा ये तो सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमारे सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है, और ये कौन सा, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। मैंने बताया था समस्याएं, यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 3, इसमें ये दे रखे हैं ना, इसमें यहाँ टॉपिक दे रखे हैं ना, बाल विवाह। इस बाल विवाह से रिलेटेड एक एक्ट पास हुआ था, शारदा एक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है कि हम जो है किस तरीके से पढ़ेंगे, उन टॉपिक को लेंगे, उससे रिलेटेड की पॉइंट्स को देखेंगे, और उसको कम करने या उसके गुण दोष या उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रावधान किए गए उनको देखेंगे। तो अपना बाल विवाह वाला टॉपिक है, उसमें शारदा एक्ट का पूरा वर्णन मिलता है, और ये हमारे नोट्स में आपको आसानी से मिल जाएगा, ओके। इस तरीके के सारे सवाल आसानी से निकल जाएंगे। अगला टॉपिक, जाति व्यवस्था में असमानता का उदाहरण क्यों है। बाकी देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें आपको स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बट इम्पोर्टेंट बात क्या है,
इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपसे मैं पूछूं जाति व्यवस्था जो है वो असमानता जो है वो दर्शाती है, आप सब आसानी से बता दोगे भाई जाति व्यवस्था में ऊंच नीच होता है, किसी को कुछ काम दे दिया जाता है, एक नज़रों को मतलब पानी तक नहीं पीते हैं लोग, साथ में खाना तक नहीं खाते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, साथ में बैठते नहीं हैं, असमानता है ना उस चीज़ में। तो आप इस पर तो 5 पन्ने लिख सकते हो आराम से। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इसको आपको 15 शब्दों में लिखना है, और 15 शब्दों में लिखने के लिए आपको की पॉइंट रटे होने चाहिए। आप की पॉइंट कोमा कोमा लगा के 5 की पॉइंट लिख दो, आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। ऐसे आपको 5 पन्ने में नहीं लिखना है, सिर्फ 15 शब्दों में लिखना, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या है, ये हमारे नोट्स काम आएंगे। वैसे कॉमन सेंस का सवाल है, इसको आप सोशोलॉजी नहीं पढ़ें तो भी चल जाएगा। ये ज़्यादातर सवाल जो है ना कॉमन सेंस के ही है, इसमें सोशोलॉजी अगर सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाओ तो भी आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन मार्क गेन तब होंगे जब आपको की पॉइंट रटे होंगे, ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाए वैश्विक गांव, सोच समझ के आप कॉमन सेंस से कोई भी किसी व्यक्ति से पूछो यार ग्लोबल विलेज क्या हो सकता है, तो आप अनुमान लगाओगे कि यार वर्तमान समय में जो वर्तमान दौर है जिसमें ग्लोबलाइजेशन हो गया है, सब इंटरनेट से जुड़ गए हैं, आदान प्रदान हो रहा है वस्तुओं का, तो सब एक दूसरे के साथ में जुड़ चुके हैं। तो पहले विश्व जो अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, अब वो एक दूसरे से साथ जुड़ गया है, तो एक तरीके से वो गांव जैसा बन गया है, एक गांव जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो से ग्लोबल गांव बोले, वो यही है नॉर्मल, इसमें कॉमन सेंस लगाने हैं। बट हम इसे भूमंडलीकरण टॉपिक के अंतर्गत आप इसे देखेंगे और कुछ की पॉइंट्स को रटेंगे, जो अगर आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाए, यानी 15 शब्दों में पूछ लिया जाए, तो आप कोमा कोमा लगा लगा के 5 की पॉइंट लिख देना, आपको जो है वो ये 2 नंबर मिल सकते हैं। आप कहानी लिखेंगे तो शायद 2 नंबर नहीं देंगे वो। ओके, नेक्स्ट अपना राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। सीधा सीधा नॉर्मल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर टॉपिक देखें तो ये अपना चैप्टर नंबर 3 है ना, उसमें भ्रष्टाचार का सब टॉपिक आ रहा है, वो है। ओके, देन अगला है राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है। तो हमारे यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, अगर आपको ध्यान हो तो ये टॉपिक ये रहा, कमजोर तबके, दलित वर्ग और दिव्यांग। तो दलित और वर्ग और दिव्यांग, इनसे रिलेटेड हमें वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो भी देखनी पड़ेंगी। बाकी ये अपना इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो जाता है, बट यहाँ पे हम देख लेंगे उसे। भारतीय समाज की समझ चुनौती, उसमें सब टॉपिक है कमजोर तबके, और उसमें वृद्धजन वाला टॉपिक है, बाकी इकोनॉमिक सर्वे में आ जाता है। तो आप ये देखिए कि पेपर में क्वेश्चंस का लेवल तो आसान है, ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि अगर वो चीज़ जिसे आप 5 पन्ने या 10 पन्नों में लिख सकते हो, उसे आपको 15 शब्दों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, वो हम इस की पॉइंट के थ्रू जो है वो आपको पूरे लेक्चर सीरीज में बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है, जो 50-50 शब्दों में आपको लिखना है। एम एन श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करते हेतु कौन से लक्षण बताए गए हैं, ठीक है। तो एम एन श्रीनिवासन एक स्पेशलिस्ट सोशलिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रभु जाति की अवधारणा दी थी, नॉर्मल सी बात है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे उन्हें बात करनी है, तो आसान है, जाति एवं वर्ण वाले टॉपिक में अंदर ये आ जाता है। ओके, नेक्स्ट अपना आता है राजस्थान की जनजातीय समुदायों की प्रमुख 5 समस्याएं। देखिए टॉपिक ही लिखा हुआ है वहाँ पे भी कि एसटी की समस्याएं, तो सीधा सीधा समस्याएं पूछ लिया। अब आपको 5 समझ जाए, कहानियाँ आप 50 बना दीजिए, लेकिन आपको की पॉइंट के थ्रू अगर पता होंगी और फ्लो चार्ट के थ्रू आप लिख दोगे तो आपको पूरे नंबर बन जाएंगे। कहानी बनाने से जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। देखिए कुल 7 सवाल पूछे गए हैं, 2 मार्क्स वाले 5 सवाल थे, 5 मार्क्स वाले 2 सवाल थे, ठीक है। पहला जो चैप्टर मैं बोल रहा हूँ जाति एवं वर्ग, उससे 2 सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। उससे 2 सवाल कौन कौन से पूछे गए हैं, एक तो ये है एम एन श्रीनिवासन वाला, और एक ये है जाति व्यवस्था में असमानता वाला। उसके बाद में भूमंडलीकरण से ये ग्लोबल विलेज वाला सवाल पूछा गया है। उसके बाद में भ्रष्टाचार, वृद्धजन और बाल विवाह, 3 सवाल पूछे गए हैं अपने चैप्टर नंबर 3 से। भ्रष्टाचार सीधा सीधा पूछा है, राजनीतिक भ्रष्टाचार। वृद्धजन से रिलेटेड सीधा सीधा पूछा गया है वृद्धावस्था पेंशन, और बाल विवाह से रिलेटेड शारदा एक्ट पूछा गया है। और चौथा एसटी की समस्याएं, सीधा सीधा पूछा गया, ठीक है। अब क्या ध्यान रखना है, लर्निंग्स क्या मिल रही हैं इस 2021 के पेपर से। पहली बात तो स्टिक टू दी सिलेबस, सिलेबस पे ही रहना है, 50 चीज़ें नहीं रहनी है। सोशोलॉजी को आपको मोटी किताब नहीं पढ़नी है, सोशोलॉजी की या तो अपने नोट्स या कोई भी कोचिंग में कहीं भी पढ़ते हो उनके स्पेशल जो नोट्स हैं उन पे ही स्टिक रहना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग रहना है। होने को तो सोशोलॉजी की बहुत मोटी मोटी किताबें मिल जाएंगी, आपको 500-500 पन्नों की किताब मिल जाएंगी, लेकिन नहीं, वहाँ नहीं रुकना है, सिर्फ 1 रिसोर्स यूज करना है, और वो भी शॉर्ट वाला, ठीक है। और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि की पॉइंट जो होते हैं ना, देखो समझने को इसमें समझने वाली सारी बातें आपको पहले से पता है। इनमें से आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको एसटी की समस्या नहीं पता हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जाति व्यवस्था की असमानता नहीं पता हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वैश्विक गांव शब्द सुना नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने जाति और वर्ग नाम सुना ही नहीं हो।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपने भ्रष्टाचार नहीं सुना, सुने सब हैं, सबका आंसर लिख सकते हो, लेकिन क्या होगा, इंपॉर्टेंट मार्क तब मिलेंगे। मैंने आपको बोल दिया कि पहले हम नॉलेज पे फोकस करते थे, अब हमने क्या है, इंटेंशन चेंज किया है, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो नॉलेज के साथ में रट्टा, और रट्टा किसका, की पॉइंट्स का, ठीक है। और इसीलिए हम शॉर्ट नोट्स जो है वो उसी तरीके से बना रहे हैं। देन मैं यहाँ पे RS एग्ज़ाम 2018 वाला भी सोशोलॉजी का पेपर लगाया हुआ है। आपको पता ही है कि पेपर 1 की यूनिट 3 में पार्ट 1 आता है अपना सोशोलॉजी वाला, 20 नंबर का आता है। तो देखिए एक एक सवाल देखते हैं। यहाँ शब्द है असंस्कृतिकरण, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारा एक टॉपिक है संस्कृतिकरण वाला, उसके साथ में ही ऑटोमेटिक एक असंस्कृतिकरण वाला टॉपिक भी शामिल होता है। तो ये हमारे नोट्स में नॉर्मली आसानी से मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो बस ये आप समझ पा रहे होंगे कि बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, आप कुछ की पॉइंट रटे हों, आप 2 लाइन के अंदर लिख पाएंगे। चीज़ों को 15 शब्दों में लिखना है, क्रिप्स लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। देन अगला है सीमंतोनयन संस्कार। एक्चुअली में ये 2018 वाले जब पेपर हुआ था, उस समय वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हुए थे। मैंने यहाँ पे सिलेबस 2021 में चेंज हुआ है ना, तो उसमें टॉपिक्स को कम कर दिया है। उस समय या पहले वाले टॉपिक में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हुए थे। वहाँ लिखा हुआ था भारत का समाज, भारत के प्रमुख समाजशास्त्री, उसके अलावा उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ था संस्कारों के बारे में कि संस्कार, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने वर्ण व्यवस्था का लिखा हुआ था, उसके बाद में आश्रम व्यवस्था मेंशन किया हुआ था सिलेबस में। तो मेंशन किया हुआ था तो सीधा सवाल पूछा गया था, ठीक है। अब वो मेंशन नहीं किया है तो वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। भारत में समाज करके एक टॉपिक था पहले, और उसमें संस्कार आश्रम इस तरीके से टॉपिक था। सिलेबस एट दैट टाइम ऐसा ही था, तो वो सीधा पूछा गया। अभी वो सिलेबस में नहीं है, तो आई गारंटेड यू कि वो इस तरीके के सवाल नहीं पूछेगा। बाकी सीमंतोनयन संस्कार 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक संस्कार है, आप सबको पता ही पता होगा क्योंकि आप समाज के हिस्सा हो। अगला सवाल, जाति एक अंतर्विवाहित समूह है, कैसे। अब इसमें क्या मतलब, क्या सोचना है, मतलब आप सब आंसर दे सकते हो इस चीज़ को, इसमें कॉमन सेंस है कास्ट, लेकिन फिर भी हम की पॉइंट तो देखेंगे इससे रिलेटेड, एक दो समाजशास्त्री का नाम लिख देंगे। तो अब इसमें बोला है जाति एक अंतर्विवाहित समूह है, यानी जाति में एक ही जाति के अंतर ही विवाह होते हैं। तो आसानी से आपको सबको पता है, आप सब उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। आप सबकी शादी अगर हुई है तो अपनी ही कास्ट में हुई है, सेम कास्ट में हुई है। उसमें भी एक तरीका और होता है कि 3 गोत्र को छोड़ दिया जाता है, आपकी गोत्र, आपकी मम्मी की गोत्र, आपकी दादी की गोत्र को छोड़ दिया जाता है, ऐसा सिस्टम है। वही सेम इसमें सवाल पूछा है, कैसे, तो लिख दीजिएगा बस नॉर्मल। बाकी की पॉइंट रटे होंगे तो थोड़ा और इसे आप सिस्टमेटिक बेस से लिख सकते हैं। अगला सामाजिक विचारधारा क्या है, तो उस समय हमारे सिलेबस में टॉपिक था कि भारतीय समाज और बेसिक्स ऑफ द सोसाइटी करके एक टॉपिक था, ओल्ड सिलेबस में मेंशन था, तो इसलिए इसकी टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन सीधा आप ये समझिए कि सिलेबस से पूछा जा रहा है, सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जा रहा है, इस चीज़ को आप देखिए, ओके। नेक्स्ट है अपना सागडी प्रथा निषेध अधिनियम क्या है। तो हमारी जनजाति से रिलेटेड समस्याओं में सागडी प्रथा आती है, ठीक है, तो वो सीधा सिलेबस से पूछा गया है, ओके। देन अपना लौकिकरण अभी टॉपिक में दिया हुआ है, सेकुलराइजेशन ने धर्म के क्या परिवर्तन किए, तो सीधा है, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की काम नहीं है। बस इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, की पॉइंट रटे होने चाहिए। हम कोशिश करेंगे हर जो टॉपिक बन रहा होगा उसके निमोनिक्स बनाने, ट्रिक्स बना लें ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद में राजनीति की जनजाति की समस्याओं के समाधान हेतु संवैधानिक प्रयास किए गए। तो सीधा सा है, इतना तो हमें पढ़ना पड़ेगा। वहाँ लिखा हुआ है कि जनजातियों की समस्याएं एवं समाधान, तो समाधान में सरकार की योजनाएं भी आएंगी, संवैधानिक प्रावधान भी आएंगे, सब कुछ शामिल होगा, सीधा सिलेबस से है, ओके। तो आप समझ रहे होंगे कि उस समय के सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पुराने क्वेश्चन थे। उस समय ये भारतीय समाज, जाति, वर्ण, संस्कार, आश्रम, ये सब अलग से लिखा हुआ है, तो ओल्ड सिलेबस में था। बाकी संस्कृतिकरण सीधा पूछा है, लौकिकरण सीधा पूछा है। इसमें यूनिट जो चैप्टर 3 जो है, जिसमें मैंने बोला था कि दहेज, बाल विवाह और मादक पदार्थों का सेवन, इनसे रिलेटेड इसमें कोई सवाल नहीं दिखा मुझे, शायद इसमें एक भी सवाल उनसे रिलेटेड है नहीं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है सिलेबस के अकॉर्डिंग जनजाति समझ। तो वही चीज़ें आपने करके आई कि क्या लर्निंग रही इस वाले को एग्जाम से, 2018 वाले से। देखो अकॉर्डिंग सिलेबस पूछा गया है सवाल, सिर्फ 1 रिसोर्स यूज करके उसका रिविजन करो 10 बार, ठीक है, आपको निश्चित 15 से 20 नंबर मिलेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2016 वाला पेपर भी रखा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद हो गई होंगी। पेपर 1 की यूनिट 3 में पार्ट 1 में है अपना सोशोलॉजी, उसके बाद में पार्ट बी में है मैनेजमेंट, एंड 3 में आता है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये आपको रट गया होगा। देखो यहाँ पे आया है सवाल, उन 4 शास्त्रीय भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए जिन्होंने भारतीय समाजशास्त्र में अग्रगामी योगदान दिया। अब एक्चुअली में उस समय सिलेबस में क्लियरली लिखा था भारतीय समाज, भारत के समाजशास्त्री, भारत के प्रमुख समाजशास्त्री। नॉर्मल सी बात है
कि उस समय सिलेबस में लिखा हुआ था प्रमुख समाजशास्त्री, तो आप 5-6 समाजशास्त्री तो पढ़ते ही, ठीक है। जैसे डीपी मुखर्जी पढ़ते, एम.एस. श्रीनिवासन पढ़ते, ए.आर. देसाई पढ़ते, तो ऐसे नॉर्मली 4-5 तो पढ़ते। उन्होंने क्या बोला है, नाम बताइए भारतीय समाजशास्त्र, तो आप एक एक करके नाम लिख देते हैं, एम.एन. श्रीनिवासन, डीपी मुखर्जी, ए.आर. देसाई, इस तरीके से अगर नाम लिख देते तो सीधा 2 नंबर मिलते हैं इसमें, ठीक है। तो उस समय के सिलेबस में था, बट हम अपने इस लेक्चर सीरीज में इस चीज़ को दोबारा से हम देखेंगे, भारतीय समाज को हम देखेंगे ओवरव्यू के रूप में, क्योंकि कुछ चीज़ें भारतीय समाज की पूछी जानी नॉर्मल सी बातें। उसके बाद में भारत के प्रमुख 5-6 समाजशास्त्रियों को देखेंगे, इवन विदेश के भी 3-4 समाजशास्त्रियों को हम देख लेंगे, ओके। देन आता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, इसमें आप ये मत सोचना सर हमारे अब सिलेबस चेंज हो गया तो आपके हिसाब से, बट उस समय लिखा हुआ था क्लियरली भारत के प्रमुख समाजशास्त्री, तो पूछा गया है भारत में परंपरागत रूप से जाति किस प्रकार श्रम विभाजन से संबंधित है। नॉर्मल सा सवाल है, सबको पता है, कॉमन सेंस है, ठीक है। टॉपिक में अगर देखूं तो जाति के प्रकार है, उनमें आ जाता है। क्या सवाल पूछा है कि भाई जाति के आधार पर श्रम विभाजन है, बांट दिया गया कि भाई ये पंडित जी हैं, ये पंडित जी काम करेंगे किस चीज़ का, कि पंडित जी आपको जो है वो इसका वेद पढ़ने पढ़ाने का और मंत्रोच्चार करने का काम करेंगे, शादी ब्याह का काम करेंगे। नॉर्मल से बांट दिया गया कि भाई तुम खेती करोगे, तुम्हारे लिए जो है वो हथियार वगैरह, यानी तुम युद्ध लड़ने जाओगे। किसी को बांट दिया गया तुम नाई का काम करोगे, किसी को बांट दिया कि तुम जुलाहे का काम करोगे, किसी को बांट दिया कि तुम चमड़े का काम करोगे। तो ये नॉर्मल सा है, ठीक है, बट इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट हमें देखने पड़ेंगे बस, ताकि आप मैक्सिमम मार्क गेन कर सकें। उसके बाद में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, सीधा है, सीधा आप भी देख लीजिए, बिल्कुल सीधा है। अगर आपने 6-7 की पॉइंट रटे हुए हैं तो कॉमा कॉमा लगा के आप बोल देना, समझ में आ जाएगा। बाल विवाह से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या पढ़ना है इस चीज़ में, क्योंकि आप उस सोसाइटी के हिस्सा हो, आपको सब पता है बाल विवाह क्या होता है, ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट या डाटा अगर आप डालोगे, याद रखना मेंस में डाटा अगर आप डाल देते हो तो आपके मार्क्स निश्चित 1 या 2 नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। मैं आपको कुछ कॉपी ऐसी दिखाऊंगा, इवन एक मेरी और हनुमान जी की कॉपी दिखाऊंगा 2018 वाले पेपर की। उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें राजस्थान से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनके बारे में था। मैंने सारी योजनाओं को मेंशन किया था और सिर्फ डाटा जो है वो याद डाटा नहीं डाला था। एक्चुअली मैं रट नहीं पाता हूँ चीज़ों को, तो मैं पहले रट्टाफिकेशन पे फोकस भी नहीं करता था, सिर्फ नॉलेज गेन करने पे बात करता था। लेकिन रट्टाफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी जो चेंज किया है प्लान वो रट्टाफिकेशन पे चेंज कर दिया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, जितना हो सके 10 बार 20 बार रिवीजन करो, ठीक है। और वही सेम आंसर मेरा है, वही सेम आंसर हनुमान जी का है, लेकिन उन्होंने कुछ डाटा डाल दिया है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में मेरे 3 नंबर आ रहे हैं और उनके उसी चीज़ को लिखने पे सिर्फ डाटा डालने पे 8 नंबर आ रहे हैं। तो याद रखना, डाटा, इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा, करंट से रिलेटेड डाटा, वो आपको याद होना चाहिएगा, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, उन 4 मुख्य समस्याओं को रेखांकित करिए जिनका राजस्थान में जनजातियां सामना कर रही हैं। तो सीधा सा सवाल है, सब टॉपिक है, राजस्थान में जनजातियां, उनकी समस्याएं, सीधा है। उसके बाद में जीएस गुर्रे, अब उस समय लिखा हुआ था जहाँ हमारे समाजशास्त्री, तो जीएस गुर्रे के बारे में बताना तो बहुत आसान था, बहुत आसान था। 5 नंबर में आप पूरा बता देते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आतंकवाद के सामाजिक परिणाम, तो आतंकवाद लिखा हुआ क्लियरली, कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हो उस चीज़ का, बट हमारे नोट्स उसी तरीके के रहेंगे, वन सोर्स यूज करना और रिवीजन रिवीजन करना। तो ये अपना सोशोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया है। आई विश मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे आप एग्जाम की लर्निंग निकाल के ला रहे हो, यहाँ से आप बार बार लर्निंग को मैं बोल रहा हूँ, स्टिक टू दी सिलेबस। 50 किताब मत पढ़ना, जो मैं दे रहा हूँ वो पढ़ लेना, वन रिसोर्स यूज करना है, एंड रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। आंसर राइटिंग की खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। हर टॉपिक के आपको मेंस वाले क्वेश्चन आपके फोल्डर में मिलेंगे, आप डाउनलोड करें, प्रिंट करें और आंसर राइट करें, रटे हुए होने चाहिए, दैट्स इट। अगर आप ऐसा करोगे तो ही आप सफलता पाओगे। बात यह है कि मैं खुद फील कर चुका हूँ, मैं अपनी मिस्टेक फिर भी मानता हूँ इस चीज़ में कि भाई मैं समझाने में, समझने में, इन पे बहुत फोकस करता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम आपका रटने से निकलेगा। तो समझाने का काम मेरा है, बाद में मैं जो आपको रटने को छोड़ दूंगा वो आपको रटना ही है। अगर आप वो काम पूरा कर लेते हो तो कोई इस पेपर में आपके 15 से कम नंबर नहीं दे सकता, ठीक है। आपको 15 प्लस मार्क्स ही मिलेंगे। प्रॉपर रट लेते हो सारी चीज़ें तो हो सकता है 18 नंबर तक भी ला सकते हो, और 18 नंबर 20 में से लाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं हम पहले लेक्चर में, और पहला लेक्चर हमारा होने वाला है चैप्टर 1, भारत में समाज, जाति, वर्ग, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू में देखेंगे कि भारत का समाज किस तरीके का है,
प्रमुख समाजशास्त्रियों को देखेंगे, फिर जाति पे आएंगे तो फिर वही टॉपिक रखेंगे, जाति की प्रकृति क्या है, उद्भव, प्रकार, चुनौतियाँ क्या हैं। फिर से वर्ग लेंगे तो वर्ग को भी उसी तरीके से डिवाइड करेंगे, पूरा देखेंगे। उसके अलावा जाति से रिलेटेड कुछ समाजशास्त्रियों ने क्या बोला है उन विचारों को जरूर देखेंगे। उससे बाहर कोई भी सवाल नहीं बनेगा। कोशिश ये करेंगे की पॉइंट्स पे हम फोकस करें और आप हर चीज़ को रट सकें लेक्चर में ट्रिक्स के और निमोनिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।